यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह 6 बजे आपको जीके के 100 क्वेश्चन मिले थे। अब बच चुके हैं 2:30 और 2:30 बजे आपको साइंस के 100 क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं सुपर फास्ट। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, जैसा कि हमारे चैनल पर होता है। दूसरे चैनल पर आपको 30-30, 40-40 क्वेश्चन कराए जाते हैं आधे से 1 घंटे में। यहां पर आपको 100 क्वेश्चन वन लाइनर मिलते हैं 15 मिनट के अंदर। तो प्लीज यदि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज सुबह 6 बजे जीके और 2:30 बजे आपका साइंस का वीडियो मिलेगा। और रात में करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाला हूं। रात में 9 बजे 50 क्वेश्चन आपको पिछले 1 साल में आए हुए करंट अफेयर्स के मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बन जाएगा? तो शुद्ध पदार्थ है तो मिश्रण बन जाएगा, याद रखना। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो धातु भी है अधातु भी है तो वो उपधातु कहलाएगी। व्यंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है। बारूद क्या होता है? तो बारूद एक मिश्रण का काम करता है, मिश्रण होता है बारूद। वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। परमाणु विद्युतता क्या होते हैं? तो परमाणु उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्ड स्टीनर ने प्रोटॉन की खोज की थी। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है? तो बोस है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर परमाणु का व्यवहार, रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो रहेगी वो सदा धनात्मक रहेगी। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 है। कार्बन 12 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक। अच्छा, कुल ऊर्जा तो धनात्मक रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कौन सी ऊर्जा रहती है, प्लस या माइनस? कमेंट करके बताइए। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित रहता है या धनावेशित? कमेंट करिएगा। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होगी। स्थायी नाभिक जो है में क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है, तब स्थायी नाभिक होता है, याद रखिएगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो अल्फा कणों की सहायता से नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं रासायनिक तत्व। मेसोन की खोजकर्ता कौन है? तो युकावा मेसोन की खोजकर्ता हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो चक्रण से है। दोस्तों, ये पूरे केमिस्ट्री क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। आगे अभी देखना, आप एक से क्वेश्चन मिलेंगे तो पूरा वीडियो जरूर देखना। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका रासायनिक गुण तय करेगी। परमाणु क्रमांक 20 है यदि, तो परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो पहले उसके सर्कल में कक्षा में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो 2, 8, 8, 2 ये धातु तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है। स्वर्णपत्र मतलब गोल्ड फॉइल, गोल्ड की, सोने की एक पतली सी आपकी परत रहती है, से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो अल्फा कण का प्रकीर्णन। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो एक विपरीत चक्रण पाया जाता है, एक दूसरे के विपरीत चक्रण करेंगे वो। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो स्टार्टिंग में सबसे पहले में 2, उसके बाद 8, उसके बाद कितनी हो सकती है? कमेंट करके बताओ। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक भी 6 और प्रोटॉन की संख्या भी 6। परमाणु की संख्या Z एवं द्रव्यमान A है, तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो Z ही हो जाएगी। तत्व है आपका यूरेनियम 235। यूरेनियम 235, 92 235 में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो ये जो नीचे लिखी रहती है प्रोटॉनों की संख्या है, तो 92 प्रोटॉन हो जाएंगे यूरेनियम 235 में, याद रखिएगा। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताना है, तो इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएगा, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन 11। उसके बाद 12 हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन और 11 हो जाएगा आपका प्रोटॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो द्रव्यमान निकल आता है, तो 12 और 11 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखिए। यूरेनियम 238 में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो मैंने आपको बताया था जो नीचे लिखी रहती है वो प्रोटॉन की संख्या होगी 92, तो यहाँ पर एक गलत टाइप है, 92 सही आंसर हो जाएगा। 146 क्या है यूरेनियम 238 में? तो 146 आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो 146 न्यूट्रॉन
92 प्रोटॉन, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा द्रव्यमान, जो कितना होगा आपका 238। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द्रव्यमान, याद रखना, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है? तो द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो 10 के ऊपर -10 की घात। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसके 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 18 प्रोटॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो मैंने द्रव्यमान के लिए बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो किसी भी तत्व का द्रव्यमान निकल आएगा। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब उसकी द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगी। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो जाएगी यदि आपका परमाणु ऋणावेशित है। तो नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की थी तो क्या हुआ था? तो हुआ था अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करे ही पार हो गए थे, आर पार निकल गए थे। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है कैसे? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण करके तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या यदि आपको पता करनी है तो परमाणु की संख्या से पता नहीं चलेगा। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? तो हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण उत्सर्जित करते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की है। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की है? तो रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की है। अल्फा किरण बताइए, तो हीलियम प्लस प्लस आयन अल्फा है। बीटा किरणें बताइए, तो ऋणावेशित कणों से बीटा किरणें होती हैं। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो गामा किरण। ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, आपको बता दें, देखिए अल्फा में होता है प्लस, बीटा में होता है ऋणात्मक, और गामा न्यूट्रल होती है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। गामा जो कण होती है ना, गामा, ये होता है आपका न्यूट्रल, याद रखना, ठीक है, न्यूट्रल होगी। गामा किरणें क्या होती हैं? तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं गामा किरणें। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग करा जाता है? तो बोरोन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, ठीक है। सोडियम 22 से 1 बीटा उत्सर्जित होने के बाद वाला पदार्थ क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम Mg हो जाएगा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण की दर क्या हो जाएगी? तो अपरिवर्तित रहेगी। मैंने बोला था लास्ट में थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा, तो 8 महीने समय लगेगा क्षय होने में। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जा सकता है, तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जा सकता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? तो ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विखंडन पर कार्य करता है परमाणु शक्ति संयंत्र। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होगा। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, तो परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 से गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। हाइड्रोजन बम का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो थोरियम के मोस्टली किस, अच्छा कमेंट करके बताओ, थोरियम के सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, केरल और राजस्थान। इनमें से बताओ थोरियम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, केरल में या राजस्थान में? कमेंट करके बताइएगा। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है, तो समृद्ध यूरेनियम ईंधन है। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण के लिए प्रयोग होता है? तो जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉनों की यदि भिन्न भिन्न संख्या है तो समस्थानिकों के बीच अंतर भी हो जाएगा। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें तो प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो जाएगी। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो जो ट्रिटियम कहते हैं हाइड्रोजन के रेडियो समस्थानिक
रेडियो सक्रिय तत्व को। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के सबसे ज्यादा हैं। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 27 समस्थानिक है पोलोनियम के। आइसोटोन होते हैं तो एक समान संख्या में न्यूट्रॉन आइसोटोन कहलाते हैं। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं उनको। किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि तो गामा किरणों से कैंसर का इलाज किया जाता है, जो कि कोबाल्ट 60 में आमतौर पर पाया जाता है। रक्त कैंसर मतलब ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप। तो कोबाल्ट 60 कितना इंपॉर्टेंट है सोचो आप। कैंसर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से गामा रेस जो है उत्सर्जित होती है। तो कोबाल्ट 60 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, याद रखना। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, याद रखिएगा। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। जल में घुलनशील भस्म या बेस को क्या कहा जाता है? तो क्षार कहा जाता है, जो जल में घुल जाता है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो सोरेंस ने पीएच मान का निर्धारण किया। कमेंट करके रक्त का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, दोनों का पीएच मान बताओ। खून का, रक्त का और शुद्ध जल का, बिल्कुल साफ स्वच्छ जल जो रहता है। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो H+ आयन प्रदान करते हैं। भस्म का स्वाद कैसा होता है? तो खारा होता है भस्म का स्वाद। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान स्तर क्या होगा? लो, मैं पूछ रहा था, यहां पर बता ही दिया। ठीक है, 7.35 से 7.45। दूध का पीएच मान कितना होता है? वैसे आपको बुक में किताबों में सबसे ज्यादा आता है 7.4, करेक्ट 7.4 आता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 से लेके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ये लगभग होता है। ठीक है, कभी भी किताबों में लगभग लिखा रहता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको बोलते हैं सामान्य लवण। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं? तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं लवण के घोल में। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाएगा? तो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है वो। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? तो किसी घोल का अम्लीय होना या क्षारीय होना। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है। तो लाल लिटमस पेपर द्वारा आप कर सकते हो। H2CO3 कैसा लवण है? तो एक अम्लीय लवण है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा? तो Na2CO3 का जलीय विलयन कर देगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है, क्योंकि लवण कौन सा होता है? तो हाइड्रोलाइसिस लवण होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब कैसा हो जाएगा? तो गैस का आयतन कम करोगे स्थिर ताप पर तो प्रेशर बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? तो एवोगैड्रो की परिकल्पना है ये, कि समान ताप पर दाब पर गैसों के समान आयतन की अणुओं की संख्या समान होगी। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया है। वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो अमोनिया वायु से हल्की गैस है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। चलिए कमेंट करके बताइए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? और दूसरा, गुरुत्वाकर्षण का मान बताइए पृथ्वी पर। जी, ग्रेविटी का गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? ये भी 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, दोनों क्वेश्चन का कमेंट करिए। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस और गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? दोस्तों अब मिलेगा आपको रात के 9 बजे। ध्यान रखना, रात के 9 बजे ध्यान से आ जाना। 50 करंट अफेयर्स लेके आऊंगा वन लाइनर के फॉर्मेट में जल्दी जल्दी। सुबह 6 बजे जीके का वन लाइनर, 2:30 बजे साइंस का वन लाइनर और रात के 9 बजे करंट अफेयर्स का वन लाइनर। फिर क्या बचा? कुछ नहीं, बस इतना पढ़ते चलो रोज रोज, बहुत है। मतलब 100, 200, 250, 300 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, बहुत है 250, 300 क्वेश्चन रोज पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।